तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका बेटा फिर से अवर गुरुकुल में। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था कि हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ ली थी, रासायनिक समीकरण हमने पढ़ लिया था, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार भी हमने पढ़े थे, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया। ये 3 अभिक्रिया हमने पढ़ ली थी। अब इससे आगे जो भी अभिक्रिया पढ़नी है ना, उससे पहले हमें कुछ सीखना है। देखो क्या सीखना है बेटा, कि जो सक्रियता श्रेणी होती है उसका एक घटता हुआ क्रम है ये। ठीक है, कि सक्रियता श्रेणी होती क्या है। फर्स्ट नंबर तो ये चीज़ बहुत से बच्चों को पता है, बहुत से को नहीं पता। जिसको पता है वो कमेंट करें और जिसको नहीं पता है वो बेटा यहाँ एक बार ध्यान से सुने। देखो बेटा, सक्रियता मतलब अभिक्रियाशीलता बोलते हैं इसे हम, कि ये होती है कि कोई भी पदार्थ है वो रिएक्शन कितने टाइम में कर रहा है। ठीक है, बहुत से पदार्थ होते हैं कि रिएक्शन बहुत जल्दी कर लेते हैं और बहुत से पदार्थ होते हैं कि उन्हें रिएक्शन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल है बेटा कि जो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है वो हमारा क्या है, पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम। उससे भी कम क्या है, सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर ये क्या है, धीरे 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 क्या है, घटती हुई जा रही है। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई रिएक्शन होगी तो ये जो होगा पोटेशियम या सोडियम से क्या होगा, कम क्रियाशील, सोडियम से कैसा होगा, अधिक क्रियाशील तत्व होगा। मतलब यदि हम सोडियम और पोटेशियम को देखते हैं तो सोडियम से अधिक क्रियाशील कौन होगा, पोटेशियम होगा, और वो उससे पहले क्या करेगा, अभिक्रिया कर लेगा। यहाँ पे तुम देखोगे सबसे कम क्रियाशील कौन होता है, एयू। एयू मतलब सोना। सोना कैसा है, सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है। कैसे कि तुमने देखा होगा सोना होता है वो जल्दी खराब नहीं होता। ठीक है, हम उसको रख भी देते हैं, बहुत सालों तक रखा रहता है, लेकिन वो खराब नहीं होता। बहुत से मिट्टी में भी खजाना मिलता है तो वो खराब होता है क्या, नहीं होता ना। क्योंकि सोना जो है वो कैसा है बेटा, बहुत ही कम क्रियाशील है, वो बहुत धीमे क्रिया करता है, बहुत ज़्यादा धीमे। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा सोना है वो क्या नहीं होता, जल्दी खराब नहीं होता। लेकिन हमारे पोटेशियम और सोडियम ये कैसे पता, इनको हम क्या रखते हैं, केरोसिन में डुबा के रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जैसे ही हम इनको निकालेंगे किस में से, केरोसिन में से, तो ये थोड़ी देर में ही ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेंगे, मतलब कि खुद में के अंदर क्या बना लेंगे, आग लगा लेंगे, खुद ही विस्फोट होने लग जाते हैं। यदि हम इनको क्या करते हैं, केरोसिन से बाहर निकाल के रख देते हैं तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या हो जाते हैं, विस्फोट हो जाते हैं, इसमें आग लग जाती है। तो ये पोटेशियम सोडियम बहुत क्रियाशील, तुरंत ही आग लग जाती है इसमें, इसलिए इसको किस में डुबा के रखते हैं, केरोसिन में डुबा के रखते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें नोट डाउन करना है बेटा, याद भी होना चाहिए कि कौन सबसे अधिक क्रियाशील तत्व और कौन नहीं है, क्योंकि इस पर अब आगे जो रिएक्शन होगी ना वो बहुत काम की होगी। ठीक है, तो देखो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे रिएक्शन पढ़ते हैं क्या क्या है, जल्दी से नोट डाउन करो। तो देखो बेटा क्या पढ़ते हैं हमने क्या पढ़ा था, अभिक्रियाशीलता पढ़ ली थी कि कौन की ज्यादा है कौन की कम है। वो अब हमें कहाँ काम आएगी बेटा, इसमें काम आएगी विस्थापन अभिक्रिया में। ठीक है, तो कैसे आएगी, देखो पहले विस्थापन अभिक्रिया को समझते हैं, क्या कहती है। चौथे नंबर की रिएक्शन है विस्थापन अभिक्रिया। ये क्या है कि जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व, कौन सा तत्व, अधिक क्रियाशील, कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब सीधी सीधी बात है कि जो ज्यादा ताकतवर है, जो ज्यादा ताकतवर है वो क्या करेगा, कम ताकतवर वाले को कूट देगा, है कि नहीं। तो वहां पे क्या, कम ताकतवर वाला बैठा है तो उसको क्या करेगा, वो ज्यादा ताकतवर वाला उसको वहां से कूट पीट के भगा देगा, क्योंकि वो कैसा है, ज्यादा ताकतवर है। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देता है। विस्थापित करने का मतलब उसको वहां से हटा देता है और स्वयं उसका क्या ले लेता है, स्थान ले लेता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल लेते हैं इसके कि यहाँ पे क्या है, जिंक, और जिंक की रिएक्शन किससे कराई हमने, आयरन सल्फेट से। किससे कराई, आयरन सल्फेट से। अब हमने पढ़ा था कि जो जिंक है, कौन है, जिंक, वो जिंक कहाँ है, आयरन से ऊपर है। ऐसे ही तो थी अभिक्रियाशीलता, जो आयरन से ऊपर क्या है, जिंक है। तो यहाँ पे तुम देखोगे ये अधिक क्रियाशील तत्व है और ये आयरन हमारा कैसा है, कम क्रियाशील तत्व है। कैसा है बेटा, ये कम क्रियाशील तत्व है और ये अधिक क्रियाशील तत्व है। अब ये क्या करेगा बताओ, ये इसको इसके स्थान से हटा देगा कि भाई तू यहाँ से हट, क्योंकि मैं ताकतवर हूँ तुझसे। तो वो क्या करेगा, वो डर के मारे हट जाएगा बेचारा, है कि नहीं, ऐसा ही होता है। अब इसने क्या करा, जिंक ने इस आयरन को यहाँ से हटा दिया, खुद उसका स्थान ले लिया। जिंक ने क्या करा, SO4 की बगल में बैठा था जब आयरन, अब इसके बगल से हट के ये पहुंच गया, इसको अलग फेंक दिया और खुद उसकी जगह पे जाके
बैठ गया, SO4 के साथ एंजॉय कर रहा है। ठीक है, और कौन बचा, उसको बाहर फेंक दिया भाई आयरन को। तो यही तो थी हमारी विस्थापन अभिक्रिया कि कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, किसको, कम क्रियाशील तत्व को क्या करेगा, यहां से इसको उठा के फेंक देगा, तो खुद इसका स्थान ले लेगा। यहाँ पे देखो इसका स्थान ले लिया और उसको बाहर बेचारे को फटक दिया। ठीक है भाई, तो वहां पड़ा है कि नहीं। आई समझो विस्थापन अभिक्रिया बहुत सिंपल सी है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा के उसका स्थान खुद ले लेता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो एक और एग्जांपल देखो, इस रिएक्शन में क्या होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आयरन अकेला है और यहाँ पे कौन, जिंक बैठा है किसके साथ, SO4 के साथ। जिंक किसके साथ बैठा है, SO4 के साथ। अब क्या रिएक्शन ये हो जाएगी कंप्लीट, ये बताओ कि यहाँ पे कुछ बनेगा, जल्दी बताओ, लगाओ थोड़ा सा दिमाग, कमेंट करो जल्दी से, क्या कुछ बनेगा यहाँ पे। बेटा कुछ नहीं बनेगा, पता है क्यों, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे पास आयरन है वो कैसा है बेटा, जिंक से कम क्रियाशील तत्व है। मतलब ताकतवर कौन है, जिंक है कि आयरन है, जिंक है। अब ये इसके पास जाएगा, कमजोर वाला इस ताकतवर के पास जाएगा, तो क्या इससे हट जाएगा ये, या कोई बॉडी बिल्डर है उसके पास कोई कमजोर साथ में जाओ, क्या उसको वहां से हटा देगा, नहीं हटा सकता ना। तो ये क्या होगा, यहाँ पे आयरन कैसा है, कमजोर है, और जिंक कौन है, ताकतवर है, तो इसको हटा ही नहीं पाएगा, तो रिएक्शन होगी ही नहीं। जब यहां से इसको हटा ही नहीं सकता तो क्या होगा, नो रिएक्शन होगी। क्या होगा, नो रिएक्शन, मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होगा, जो आयरन है वो जिंक को हटा नहीं सकता। क्यों नहीं हटा सकता भाई, क्योंकि जो जिंक की क्रियाशीलता है वो, सॉरी आयरन की अभिक्रियाशीलता है वो जिंक से कम है, तो वो जिंक से कैसा है, कमजोर है, कमजोर है तो उसको हटा नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए इसको करेंगे तो क्या होगा, नो रिएक्शन, इसमें कोई अभिक्रिया नहीं हो सकती। कोई भी रिएक्शन का एग्जांपल दे दे, अगर कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा रहा है तो बात सही है, लेकिन कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व को नहीं हटा सकता, वहां पे कोई रिएक्शन हो ही नहीं सकती। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो आगे पढ़ते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, द्विविस्थापन। कौन सी अभिक्रिया ये, ये विस्थापन की, ये द्विविस्थापन है। इसमें क्या होता है कि जब अभिकारक यौगिक, कौन से यौगिक, ये अभिकारक यौगिक है, यहाँ पे सोडियम सल्फेट बन रहा है, यहाँ पे बेरिलियम क्लोराइड बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अभिकारक है हमारे, ये दोनों क्या है, ये हमारे पास कौन है बेटा, अभिकारक है। कौन है ये, अभिकारक। ठीक है, जब कोई अभिकारक यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं, आयनों या तत्वों कुछ भी कह सकते हो, ये क्या हमारे पास आयन है, या फिर हम तत्व भी कह सकते हैं, ये इनके क्या है, तत्व भी है आयन भी है। आयनों की अदला बदली कर लेते हैं तो उस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो भाई ये क्या करेंगे, ये जो तत्व है ये आपस में अदला बदली कर लेंगे अपनी, ये कहेगा तू मेरे पास आ जा, मैं तेरे पास आ जाता हूँ, ये दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं, कि बहुत अच्छे दोस्त हैं। द्विविस्थापन में कैसा होता है, ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं, तू मेरी जगह पे आ जा, मैं तेरी जगह पे चला जाऊंगा, ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम, दोनों का भला हो रहा है, ये इसकी जगह पे पहुंच जाएगा, ये इसकी जगह पे पहुंच जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो जो बेरिलियम है वो किसके पास पहुंच गया, सल्फेट के साथ पहुंच गया, और जो हमारे पास सोडियम था वो किसके पास पहुंच गया, Cl के पास पहुंच गया। ठीक है, तो इसने बेरिलियम सल्फेट बना दिया, इसने सोडियम क्लोराइड बना लिया, तो ये दोनों अपने अपने मजे में मस्त है। तो ये होती है हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बेटा, और देखो और आगे पढ़ते हैं, अब जो बाकी की रिएक्शन है उनको आगे पढ़ते हैं। जब तक तुम इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, बहुत अच्छे से नोट्स बनवाए जा रहे हैं। वीडियो को बेटा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी जो इस पर वीडियो डलेंगी, अभी क्या है कि डालनी स्टार्ट हुई है, तो इसमें क्या जल्दी से जल्दी इसको सिलेबस को कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी चैप्टरों के ऐसे ही तुम्हें नोट्स मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही तुम्हें पढ़ाया जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, बहुत ही आराम से चलेंगे कि सबके समझ में आ जाए। ये नहीं कि बिल्कुल स्पीड में चलना है, फास्ट में चलना है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत स्लो से चलेंगे, आराम आराम से पढ़ाएंगे। बहुत धीरे, टाइम है अभी थोड़ा कि हम इसको लगभग 2 बार रिवाइज कर सकते हैं, इतना टाइम है हमारे पास, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबको क्या करना है, इसको नोट डाउन कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा, अब क्या है, हमने पढ़ ली विस्थापन द्विविस्थापन। अब आती है नंबर 6, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि ऊष्मा, इसमें कोई चीज ऊष्मा घट रही है, बढ़ रही है, ये काम है।
ठीक है। तो इसका मतलब नाम से ही तुम इसको याद कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। तो जैसे हमें क्या है ऊष्माक्षेपी, उसमें क्या है कि कोई ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, और एक है ऊष्मा शोषी, मतलब ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, मतलब ऊष्मा की कमी हो रही है, उसे जरूरत है, उसे क्या है रिएक्शन को ऊष्मा की आवश्यकता है, तो वो क्या कर रही है उसका अवशोषण कर रही है। ऊष्मा शोषी, ऊष्मा चाहिए उसे। और ऊष्माक्षेपी क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ, भाई उत्पाद तो बनना ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसे क्या चाहिए, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। सॉरी, इसमें क्या होता है ऊष्मा, उत्पाद बनने के साथ साथ उसमें ऊष्मा क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। जैसे तुमने देखा होगा कि पहले घरों पे क्या करते थे, सफेदी करते थे। हम क्या करते थे, सफेदी में क्या डालते, पानी डाल देते थे, है ना। अभी भी बहुत जगह करते हैं, क्या करते हैं, सफेदी में पानी डाल दिया, फिर वो क्या होगी, धीरे धीरे उसमें क्या होगा बेटा, खदकना, मतलब कि बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। वो क्या होगी, बॉइलिंग शुरू हो जाएगी, उसमें उसमें से भाप निकलने लग जाएगी। तो वहां पे क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। वहां पे क्या होता है बेटा, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो वहां पे कोई उत्पाद तो बन रहा है, उसके साथ साथ क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। छोटी सी है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। एग्जाम्पल याद होने चाहिए। देखो कार्बन लिया हमने और ऑक्सीजन लिया, इन दोनों की क्या करी, रिएक्शन करी, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड तो बनी, लेकिन इसके साथ साथ क्या बनेगी, ऊष्मा भी बनेगी। मतलब जब हम कार्बन को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी, लेकिन साथ में क्या निकलेगी, वहां से ऊष्मा भी निकलेगी। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। अब देखो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अब इसमें उत्पाद जब बनेगा ना, तो उसके साथ साथ वो क्या करेगी, ऊष्मा की उसे जरूरत होगी, उसको हीट की जरूरत होगी। ठीक है, अब हीट की आवश्यकता है, तो क्या होगा, हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाती है, जहां पे उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वहां पे ऊष्मा शोषी, और जहां उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि रिएक्शन खुद ऊष्मा दे रही है तुम्हें, तो वो क्या हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, क्लियर यहां तक। देखो अब हमारे पास आता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कि ऐसी अभिक्रिया, ये देखो थोड़ी अलग है लेकिन सरल है, इतनी कोई टफ नहीं है। कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से, कुछ भी बोल सकते हो, परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो इसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जिस अभिक्रिया से क्या है, आयन से और परमाणु से क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है, इस अभिक्रिया में देखो दूसरी चीज क्या होती है, कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग, और दूसरी देखो बेटा इसकी क्या है, दो तीन क्या डेफिनेशन है, दो तीन क्या बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन हमें काम में बस यही आनी है, इस 10th क्लास में यही पढ़ना है, लेकिन 11th 12th में पढ़ेंगे तो ऑक्सीकरण की और भी बहुत सारी डेफिनेशन हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो अभी बस ये छोटा सा टॉपिक है वही पढ़ना है, कोई ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है। तो जितना हमें जरूरत है हम उतना ही पढ़ेंगे, फालतू का दिमाग नहीं लगाएंगे। देखो इसमें दो अभिक्रिया याद कर लो, वही बहुत है, दो डेफिनेशन याद कर लो इसकी, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये चीज ध्यान होनी चाहिए, क्या निकलते हैं इस अभिक्रिया में, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन क्या याद करनी है, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है। किसका योग होता है, ऑक्सीजन। मतलब हमने कोई रिएक्शन करी तो जब हम उत्पाद बनाना तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। योग का मतलब क्या होगा, कि जो हमारा नया उत्पाद बनेगा उसमें क्या होगी, ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। और क्या होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है। अगर कहीं पे हाइड्रोजन है और वो हाइड्रोजन उत्पाद बना तो उससे अलग हो गया, तो इसका मतलब वहां पे भी क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। वहां पे भी क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ है। देखो कि जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, ठीक है, दोनों को जोड़ा तो यहाँ पे बन गया CO2। अब तुम देखोगे कि यहाँ पे कार्बन में क्या हो रहा है, कार्बन में क्या हो रहा है बेटा, तो देखो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। किसका योग हो रहा है, ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। अब तुम यहाँ पे देखो बेटा एक चीज और समझ लो, कि इसने एक चीज कही थी कि किसी परमाणु, अणु या आयन से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये चीज भी समझते हैं कि मान के चलो ये हमारा कोई तत्व है कि नहीं, ये कोई तत्व है सोडियम। अब इसमें से हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया, इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया। अब प्लस मतलब कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाते हैं तब प्लस आता है। तो Na प्लस लिख दिया, इसका मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर होता है तो यहाँ पे क्या होता है,
ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है बेटा? ऑक्सीकरण। तो यही तो हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो डेफिनेशन याद कर लो कि ऑक्सीजन का योग होता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, या फिर कोई एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है किसी परमाणु से, अणु से, आयन से, तो वहां पे भी क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो ठीक है बेटा, ये थी हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं थोड़ा आगे। थोड़ा सा चैप्टर और बचा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बस 2-3 रिएक्शन और है, उनको पढ़ने के बाद ये चैप्टर पूरा खत्म। अच्छे से नोट्स बना लेना अपने। तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, हमने पढ़ लिया था ऑक्सीकरण को, अब उसी का क्या है? अपचयन अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण और अपचयन ये दोनों अभिक्रिया एक दूसरे की क्या है? विपरीत होती है, उल्टी होती है। तो देखो क्या है अपचयन में, कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ऑक्सीकरण में क्या कर रहा था कि वहां पे कोई परमाणु, अणु, आयन इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था। क्या कर रहा था? त्याग रहा था। लेकिन अपचयन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग होता है, लेकिन वहां पे क्या हो रहा था? हाइड्रोजन निकल रही थी, हो रही थी ना। वहां पे ऑक्सीजन का योग था और हाइड्रोजन का वियोग था, लेकिन ये उल्टा है। यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है बेटा? योग हो रहा है, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? वियोग हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखनी है। ये क्या है? ऑक्सीकरण की विपरीत है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका एक। ये जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन में क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। जुड़ रहा है क्यों? क्योंकि इसने कहा था इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जुड़ेगा तभी तो ग्रहण होगा ना। तो यहाँ पे देखो, क्लोराइड में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो क्या हो जाएगा? Cl-1 हो जाएगा, क्योंकि इस पे एक इलेक्ट्रॉन अधिक आ गया, तो इस पे माइनस चार्ज भी क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसने कहा था कि हाइड्रोजन का योग होता है भाई। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया? हाइड्रोजन ले ली और नाइट्रोजन ले ली। इन दोनों को जब हमने प्लस करा तो क्या बन गया हमारे पास? अमोनिया बन गया। क्या बन गया? अमोनिया। अब तुम इसमें देखोगे कि हाइड्रोजन आके जुड़ी है। क्या हुआ है? हाइड्रोजन का योग हुआ है। तो हाइड्रोजन का योग होता है तो क्या होता है? अपचयन अभिक्रिया होती है। सिंपल सी है। ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण की उल्टी कौन है? अपचयन। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कुछ नोट्स हैं बेटा, कुछ मेन पॉइंट है, तो उनको भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। क्या है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये अपचयन है और ये उपचयन है। ध्यान रखना, ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया होती है उसे हम उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब देखो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले पदार्थ को अपचायक कहते हैं। कि जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं ना बेटा, तो वो क्या करते हैं? अपचायक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपचायक। ठीक है, और अपचयन अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किसने किया है? इसने किया है, तो इसे क्या कहेंगे हम? ऑक्सीकारक कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक कहेंगे। ये मेन बिंदु ध्यान रखने हैं दोनों, कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे क्या कहते हैं हम? अपचायक कहते हैं। क्योंकि जब वो उसने त्यागा है, क्या करा है? उसने जो चीज त्यागी है उसी से तो क्या हुआ है? उसका क्या हुआ था? ऑक्सीकरण हुआ था। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब त्यागते हैं तो क्या होते हैं? ऑक्सीकरण होता है। उसे क्या कहते हैं हम? अपचायक कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं हम? ऑक्सीकारक। देखो बेटा, इसने क्या करा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा है। मान के चलो कोई तत्व इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। क्या कर रहा है? वो निकाल रहा है। वो निकाल के कहां ले जाएगा? ऐसे तो छोड़ नहीं देगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन को जब तत्व निकालेगा तो ऐसे छोड़ नहीं देगा। उसको सबसे पहले कौन चाहिए? ग्रहण करने वाला भी तो चाहिए ना। तो ग्रहण करने वाला कौन है? जैसे Cl है, ये इसको क्या करेगा? ठीक है भाई, मैं इसको ग्रहण कर लूंगा। अब उसका जो ऑक्सीकरण हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? इस Cl के कारण हो रहा है। जो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? इस Cl के कारण हो रहा है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? हम ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बेटा? ग्रहण करता है, वो ऑक्सीकरण कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो अपचायक कहलाता है। ठीक है, 3 पॉइंट थे, इनको ध्यान रखना है। अब देखते हैं एक अभिक्रिया और बची हमारे पास, कौन सी? इन दोनों का मेल, मतलब कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया एक साथ होती है। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? एक साथ होती है, जिसे हम एक रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। उसके बारे में और लास्ट रिएक्शन है उसको पढ़ते हैं, फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो एक बार और पढ़ते हैं इसको, जल्दी से स्क्रीन नोट ले लो।
तो देखो बेटा, हमने ऑक्सीकरण पढ़ ली, अपचयन पढ़ ली, उसके बाद क्या है, दोनों का एक मिक्सचर होता है जिसे हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या फिर उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये क्या होती है, तो देखो ये क्या होती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों एक साथ होती हैं, ऑक्सीकरण भी हो रहा है वहां पे और क्या हो रहा है, अपचयन, दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखो ऐसी अभिक्रिया समझते हैं क्या है क्या नहीं, कि यहाँ पे तुम देखो कि ये जिंक है, क्या है, जिंक, और यहाँ पे जिंक यहाँ पहुंच गया, मतलब यहाँ देखो यहाँ पे जो जिंक है ना वो अकेला है। जब भी जिंक क्या है, अकेला मिलता है, वो क्या होता है बेटा, मूल अवस्था में पाया जाता है। तो उस पे जो हो क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 0 होती है, मतलब उदासीन होता है। वो कैसा होता है, उदासीन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे 0 है, ये कैसा तत्व है, उदासीन तत्व है। कैसा तत्व है, उदासीन। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ से जब हमने इस जिंक को देखा, जब ये उत्पाद में गया तो इसने क्या करा, +2 बनाया। यहाँ पे क्या करा, जिंक पे क्या आ गया, जिंक पे आ गया +2। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से जो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बेटा, निकल चुके हैं। सॉरी, इसमें लगाएंगे माइनस, क्योंकि इसमें से क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, क्या हुआ है इसमें, इलेक्ट्रॉन निकले हैं। और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो क्या होता है बेटा, वहां पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब यहाँ पे तो ऑक्सीकरण हो गई, लेकिन अब यहीं पे बात करें किसकी, आयरन की। किसकी बात करें बेटा, आयरन की। देखो आयरन पे क्या है, यहाँ पे Fe+2 है, मतलब इस पे 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि +2 है, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए। भाई प्लस कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और माइनस कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाते हैं। तो यहाँ पे +2 का मतलब क्या है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से जब ये गया तो इसने क्या करा, ये 0 पे पहुंच गया। अब 0 पे कब गया, कि जब इस पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्या करेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे, तब क्या हो जाएगा, ये उदासीन हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 की कमी थी और 2 इसके पास आ गए तो क्या हो गए, उदासीन हो गया। ये मस्त है, ना ज्यादा ना कम, मैं फ्री हूं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्रहण करे बेटा, यहाँ पे क्या करा इसने, ग्रहण करे। अब इस रेड वाले पे देखो तुम, यहाँ पे क्या हुए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुए, क्या हुए, ग्रहण। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं तो क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया होती है। ये चीज तुम्हें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण करता है तो क्या होता है, अपचयन होता है। और जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकले हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, निकले हैं। किसमें से निकले हैं, जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकले हैं। यहाँ पे देखो +2 आ गया कि जिंक में से इलेक्ट्रॉन 2 गायब हो गए। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण होती है। अब इस अभिक्रिया में देखो ऑक्सीकरण भी हो रही है और यहाँ पे अपचयन भी हो रही है। नाम लिख सकते हो यहाँ पे तुम, कि दिखा दो कि जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ठीक है, ये ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन, भाई हमने अभी डेफिनेशन याद की थी कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ऑक्सीकरण होता है, जिस जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वहां अपचयन होता है। ठीक है, यहाँ पे यही तो देखा है, जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, यहाँ पे जल्दी बताओ, यहाँ पे 0 थे और यहाँ पे +2 का मतलब बाहर आ गए इलेक्ट्रॉन, इसमें से क्या हो गए, बाहर आ गए, तो निकले हैं तो ऑक्सीकरण। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कमी थी और यहाँ पे क्या हो गए, 0 हो गए, मतलब और पूरी हो गई। तो मतलब इलेक्ट्रॉन इसने क्या करें, ग्रहण करें। अब ग्रहण करें तो क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट ये टॉपिक बचे हमारे पास, एक होता है संचारण। क्या होता है बेटा, संचारण। संचारण क्या है, देखो जब धातु को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी के कारण धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। नॉर्मल सी बात है, सबने ये चीज देखी होगी कि मान के चलो हम कोई धातु की चीज है उसको हम बाहर पटक देते हैं, ऐसे खुले में पटक दिया तो वहां पे क्या होगा, वहां पे वायु और नमी, मतलब कि जो भी थोड़ी सीलन होगी उसके संपर्क में आएगी धातु, और वो क्या होगी बेटा, धीरे धीरे नष्ट होने लगेगी, या फिर उसमें तो कहते हैं ना जंग लगने लग जाएगी। कोई भी ले लो, कि जैसे इसको उदाहरण देखते हैं कि लोहे पर जंग लगना, तुमने क्या करा, लोहे को बाहर फेंक दिया,
लोहे को बाहर फेंक दिया, खुले में पड़ा है, तो कुछ दिन बाद देखोगे उस पर क्या होगा बेटा, एक लेयर जमने लग जाएगी भूरी भूरी सी, और वो क्या होगी, वो जंग लगने लग जाती है। तो ये क्या है, ये संक्षारण ही तो है। लोहे पे जो जंग लग रही है वो संक्षारण, उसका क्षरण हो रहा है, ठीक है, मतलब वो धीरे धीरे टूट रही है, नष्ट हो रही है। तो वही तो है। तांबे पर हरी परत, अब तांबे पे हरी परत बनती है, तांबे पे क्या बनती है बेटा, हरी हरी परत लगने लग जाती है, वो संक्षारण है। चांदी देखते हैं, चांदी कैसी पड़ती है हमारी, काली पड़ने लग जाती है, तो वो क्या हो रही है, वहां पे धीरे धीरे नष्ट हो रही है, चांदी क्या हो रही है, वहां पे नष्ट हो रही है। ये इसके क्या है, एग्जाम्पल है। अब देखते हैं लास्ट टॉपिक बचा है हमारे पास, क्या है, विकृत गंधिता। क्या बचा है, विकृत गंधिता। तो देखो, वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में, किससे, वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण क्रिया के कारण, बेटा यहां पे लिख लेना, क्रिया के कारण, क्रिया के कारण अरुचिकर गंध आने लगती है। मतलब जो होते हैं तेल से बने हुए जो भी प्रोडक्ट होते हैं जिसको हम तलकर बनाते हैं, उनमें क्या होता है, यदि वो उसको हम खुले में रख देते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, और ऑक्सीकरण के बाद क्या होता है, अरुचिकर गंध, मतलब कि उसमें से स्मेल आने लग जाती है, वो खराब होने लग जाता है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। कोई भी चीज हुई हम खुले में रख देते, मान लो सब्जी मान लो, कुछ भी मत मानो, क्या सब्जी है, सब्जी को तुम खुले में रख दो गर्मी में, क्या होगी, उस गर्मी के कारण उसमें क्या स्मेल आने लग जाएगी, स्मेल आने लग जाएगी, तो वो क्या है, मतलब खराब होने लग गई। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, विकृत गंधिता कहते हैं। अब इसके उपाय क्या है, इसके उपाय देखते हैं कि जैसे N2 गैस, N2 गैस कहाँ यूज में लें, क्या हम उसमें सब्जी में मिला दें, नहीं। N2 गैस कहाँ आती है बेटा, जैसे चिप्स वगैरह आते हैं, जो पैकेट्स में जो भी नमकीन वगैरह जो आती हैं, उनमें क्या होता है, वो भी तो ऐसे ही है, खाद से, वसा और तेल से बने हुए हैं, तो उनमें भी क्या होगा, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे अगर उसमें हमने N2 गैस नहीं डालेंगे। तो उनमें बचाने के लिए हम क्या डालते हैं, N2 गैस डालते हैं। उससे क्या होता है, वो लंबे समय तक सही रहती है। जैसे उनकी गैस निकलेगी तो वो क्या होने लग जाएंगे, फिर खराब होने लग जाएंगी, ठीक है। अब देखो, सूर्य के प्रकाश से दूर रखना, कोई भी चीज है कि हमें क्या है कि उसको बचाना है, तो सूर्य के प्रकाश से कहाँ रखना है, दूर रखते हैं। कि क्यों, गर्मी में हम सब्जियों को, कोई भी सामान है उसको फ्रीज में क्यों रखते हैं, कि सूर्य की गर्मी से वो खराब नहीं हो जाए, इसलिए तो रखते हैं ना। तो हम क्या करना है, सूर्य के प्रकाश से दूर रखेंगे तो वो बची रहेंगी। अब क्या होता है, वायुरोधी बर्तनों में रखना। बहुत सी चीज ऐसी होती है कि इसको हम ढंग से टाइट करके वायुरोधी, जिसमें हवा भी नहीं जाए, ऐसी बोतलों में भर के रख देते हैं, ऐसे बर्तनों में रख देते हैं, तो उससे भी हमारी चीजें क्या होती हैं, बच जाती हैं। एक होता है रेफ्रिजरेटरों में रखना, मतलब फ्रिजों में रखना। क्या है कि फ्रिजों में हम कोई भी चीजें रख देते हैं तो वो क्या होती है, थोड़े बहुत, मतलब कि मान के चलो एक दिन में खराब होने वाली चीज है वो 2 दिन या 3 दिन चल जाती है, इतना ही चलेगी, ऐसे नहीं कि तुम ज्यादा दिन तक रख के रखो तो वो चल जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ उपाय हैं इसके। तो यहाँ पे बेटा क्या होता है, हमारा चैप्टर समाप्त होता है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ढंग से। तो देखो बेटा, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर था, इसके क्या है, क्वेश्चन आंसर रह गए हैं, इसको भी एक पार्ट में क्लियर करवा देंगे क्वेश्चन आंसरों को। सभी के अच्छे अच्छे से नोट्स बना लेना, क्योंकि एग्जाम की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट है, बाकी मतलब कि कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा इसमें, ऐसा कि जो पढ़ना पड़े ऐसा कुछ भी नहीं है। सबकी चीज़ क्या थी इसमें इंपॉर्टेंट थी, बहुत ही अच्छे से नोट बनवाए हैं। तो बेटा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करें, जो भी तुम्हारे पढ़ने वाले हैं, जो भी साथ के हैं, सबको क्या करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।